माने बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि आपका पहला जो चैप्टर जो 30% जो सिलेबस करा दिया गया है बोर्ड की तरफ से, उसमें चल रहा था आपका द्विघात समीकरण, जिसके अंतर्गत हमने द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, एक घातीय समीकरण किसे कहते हैं, तथा द्विघात उसके साथ साथ हमने बताया था कि बीजगणितीय समीकरण किसे कहते हैं। ये सब जो कंसेप्ट थे हमने आपको बता दिया है। उसके बाद हमने आपको द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है इसके बारे में भी बताया था। उसके उपरांत मैंने 2-3 सवाल से आपको द्विघात समीकरण को समझाने का प्रयास किया। तो बच्चों, आपसे मेरा यही करना है कि ये प्रश्नावली तो हम हल करेंगे, लेकिन जो इसके एग्जाम्पल हैं, जो इसके उदाहरण हैं, उसको आप हल कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर एग्जाम में लगभग 80% से लेकर 90% क्वेश्चन वहीं से पूछ जाते हैं। तो मेरा आपसे यह आग्रह है कि आप उसको जरूर अपने कॉपी में पहले एग्जाम्पल, जो उसमें एग्जाम्पल दिए हैं बुक में, उसको लगाइएगा, उसके बाद प्रश्नावली को हल कीजिएगा। ठीक है, एक भी एग्जाम्पल छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के 2-3 सवाल मैंने लगा दिया था। अब मैं आता हूँ प्रश्नावली पे। तो प्रश्नावली में पहला सवाल था, प्रश्नावली है, प्रश्नावली 4.1। ये पहली प्रश्नावली द्विघात समीकरण का है। ठीक है, तो जिसके अंदर पहला सवाल उठाते हैं। पहला सवाल है x+1 का स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में x माइनस 3। अब पूछ रहा है कि जांच कीजिए। सवाल पूछ रहा है आपका प्रश्नावली का जो पहला सवाल है, उसमें सवाल पहला है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3 कोष्टक में x माइनस 3, 2 इंटू कोष्टक में x माइनस 3 ये सवाल दिया है। तो अब पहले तो आपको देखना है, तो आपको पता लगाना है कि जो आप जानते हो, मैंने बताया था कि बीजगणितीय समीकरण। देखिए, जब कोई बीजी व्यंजक शून्य या अन्य किसी बीजी व्यंजक के बराबर होता है, उसे हम बीजगणितीय समीकरण कहते हैं। आपको ये पता हो गया है कि ये बीजी व्यंजक इस बीजी व्यंजक के बराबर है, तो क्या हो गया, ये बीजगणितीय समीकरण है। तो आपको पता लगाना है कि क्या यह बीजगणितीय जो समीकरण है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। मतलब क्या पता लगाना है आपको देखना है कि इसको हल करने के बाद जो चर का जो एक अज्ञात चर क्या है आपका x है। तो जो आपका चर है उसमें जो हाईएस्ट पावर है चर की, जो एक अज्ञात चर का जो पावर है क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो अगर समीकरण में चर का अधिकतम पावर 2 है तो क्या होगा, वो द्विघात समीकरण होगा। तो चलिए, या तो ये इस तरह हम हल करेंगे, या तो हम ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि यह समीकरण को हल करेंगे, इसको हम ax² + bx + c बराबर 0 जो कि द्विघात समीकरण का मानक रूप है, उस रूप में लाने का प्रयास करेंगे। और जब उस रूप में आ जाएगा तो कहेंगे कि यह समीकरण द्विघात के मानक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। सबसे पहले इसको हल कीजिए। तो चलिए, है आपका x+1 का होल स्क्वायर। तो आप जानते हो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। क्या हो गया आपका x² + 1 + 2ab 2x। यह हो गया। यहाँ पे आपने इसको क्या हो गया, यहाँ से 2 से बराबर, जब इसको हम सरल करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का गुणा जब x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 2 तिहाई 6, ये हो गया -6। अब क्या करते हैं, इसको हम x² + 1 + 2x, इसको पक्षांतर कर लेते हैं। तो क्या जाएगा, यहाँ पे जब आप पक्षांतर करोगे तो चिन्ह क्या होगा, ये धनात्मक है, जब क्या जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ पे जो पक्षांतर होगा यह ऋणात्मक है, धनात्मक हो जाएगा। क्या हो गया आपका -2x + 6 हो गया। जब इसको आप हल करोगे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 2x + 2x - 2x क्या कैंसिल आउट हो गया।
6 एक 7 हो गया, तो क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 7, x स्क्वायर प्लस 7 बराबर। देखिए क्योंकि पक्षांतर का बचा क्या यहाँ पे शून्य बचा, तो देखिए क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर a प्लस b के होल स्क्वायर से इसको हम सरल करते हैं। आप क्या करते हैं यहाँ पे बराबर के बाद क्या है, बराबर के बाद भी आपका एक बीजी व्यंजक है, इसको क्या करते हैं इसका गुणा क्या है 2x हो गया, यहाँ पे 2 6 हो गया, ठीक है। तो आप आ गया 2x माइनस 6 आ गया। उसको क्या करते हैं इसको पक्षांतर कर लेते हैं, जब पक्षांतर इसको इधर लाएंगे यहाँ क्या बचेगा, इसकी दाएं शून्य हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ये शून्य हो गया, ठीक है। तो जब इसको हल कीजिए तो क्या हो गया 2x हो गया, ये 2x हो गया, इधर ही आया माइनस 2x हो गया, या माइनस 6 था ये प्लस 6 हो गया, प्लस 2x माइनस 2x से क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपका x स्क्वायर अब 6 1 7 बराबर 0। देखिए यह क्या है हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए कि x स्क्वायर प्लस 7, देखिए यह क्या है, यह इसे समीकरण है, इस समीकरण में चल क्या है आपका समीकरण क्यों है, क्योंकि ये शून्य के बराबर है, तो शून्य के बराबर है तो समीकरण हो गया। ये बीजी व्यंजक क्या है, ये बीजी व्यंजक शून्य के बराबर है तथा इस बीजी व्यंजक में जो चर का अधिकतम पावर है क्या है 2 है, तो क्या हो गया जब इसका अधिकतम पावर 2 हो गया तो क्या हो गया यह द्विघात समीकरण हो गया। लिखेंगे इस समीकरण में चर का अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। हो गया पहला क्वेश्चन हल हो गया आपका। उसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर उसी प्रकार आपका है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप क्या है x स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 3 माइनस कोष्टक में 3 माइनस x, कोष्टक बंद हो गया आपका। आपको पता लगना है कि क्या दिया हुआ ये जो बीजगणितीय समीकरण है यह आपका द्विघात समीकरण है कि नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे इसको हल करने का प्रयास करेंगे, चलिए इसको हल कीजिए। तो x स्क्वायर माइनस 2x बराबर, देखिए माइनस 2 का गुणा 3 में होगा, क्या होगा आपका माइनस 6 होगा, और इसका माइनस का गुणा माइनस में क्या हो गया आपका प्लस हो गया, कितना बचा आपका यह बचा 2x बचा। अब क्या करेंगे इसको हम पंचांतर कर लेंगे, तो देखिए x स्क्वायर माइनस 2x, आज इसको पंचांतर करके हम बाएं लाएंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, क्या होगा आपका यहाँ शून्य हो जाएगा। जब ये बाएं देखिए यह जब दाएं से जब बाएं आएगा तो ये माइनस 6 है, तो क्या हो जाएगा प्लस 6 हो गया आपका, यहाँ प्लस 2x था माइनस 2x हो जाएगा, अब बचा क्या शून्य, तो इधर क्या कुछ नहीं बचा, शून्य बचा आपका। तो देखिए अब ये देखिए यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x क्या हो गया माइनस 4x, अब प्लस 6 बराबर 0। देखिए तो क्या हो गया, देखिए यह बीजी व्यंजक हो गया, तो यह बीजी व्यंजक क्या हो गया, ये बीजगणितीय व्यंजक शून्य के बराबर हो गया, तो क्या हो गया बीजगणितीय समीकरण हो गया। तो हमें पता लगाना क्या इस बीजगणितीय व्यंजक में जो चर है, चर क्या है आपका x है, इसका अधिकतम पावर क्या है। तो आप ध्यान से देखिए इस बीजगणितीय व्यंजक में जो शून्य के बराबर हो गया है उसका अधिकतम पावर क्या है 0 है, जब इसका अधिकतम पावर क्या है, जब इस बीजगणितीय व्यंजक को हम 0 के बराबर कर दिए तो हमें पता लगाना कि क्या यह बीजगणितीय व्यंजक जो 0 के बराबर है तो ये बीजगणितीय समीकरण हो गया। और जब ये बीजगणितीय समीकरण हो गया तो हमें पता लगाना है कि इस बीजगणितीय समीकरण में जो चर क्या है, चर x है, चर का अधिकतम पावर क्या है, देखिए इस चर का अधिकतम पावर 2 है। जब इस बीजगणितीय समीकरण का अधिकतम पावर 2 है तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे, क्योंकि इस समीकरण में चर का जो अधिकतम पावर है वो क्या है 2 है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि यह समीकरण आप दूसरे शब्दों पर लिखोगे कि इस समीकरण में चर का अधिकतम घात 2 है,
अतः यह द्विघात समीकरण है, या आप लिखोगे इस बीजगणितीय समीकरण में, देखिए ये क्या है, ये बीजगणितीय व्यंजक है, तो ये बीजगणितीय व्यंजक क्या है, यह बीजगणितीय व्यंजक शून्य के बराबर है, तो क्या हो गया, बीजगणितीय समीकरण हो गया। अब लिखोगे कि यह बीजगणितीय समीकरण जो शून्य के बराबर है, तो ये बीजगणितीय समीकरण हो गया। जब बीजगणितीय व्यंजक शून्य के बराबर होते हैं तो क्या कहा जाता है, बीजगणितीय समीकरण कहा जाता है। इस बीजगणितीय समीकरण में जो चर का पावर है क्या है, जो चर का पावर है अधिकतम 2 है, तो इस पे जब चर पे पावर अधिकतम 2 है तो इस समीकरण को क्या कहेंगे, हम द्विघात समीकरण कहेंगे। देखिए कि एक ही अज्ञात चर में, द्विघात समीकरण डिफिनेशन था कि एक ही अज्ञात चर में वो समीकरण जिसमें चर का अधिकतम पावर अधिकतम घात 2 है, तो उसे एक चर में द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसा जब डिफिनेशन था, यह डिफिनेशन था आपका कि द्विघात बहुपद को जब शून्य के बराबर लिखते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह हो गया। ऐसी को आप दूसरे शब्द में कह सकते हो कि यह जो समीकरण है, यह जो समीकरण है, यह द्विघात के व्यापक समीकरण या मानक समीकरण द्विघात के मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है। अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, इस तरह आपका पहला दूसरा सवाल हल हो गया। आप लोग कंसेप्ट ध्यान से देखिएगा, इसको याद करके इसको आसानी से कर सकते हैं। उसी प्रकार आपका तीसरा क्वेश्चन है, तो पहला हल हो गया, दूसरा हल हो गया। देखिए पहला, मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों के पास अब बुक उपलब्ध हो गया होगा। पहला सवाल हल हो गया, दूसरा सवाल हल हो गया, तीसरा आप लोग कर लीजिएगा, चौथा भी कर लीजिएगा। और उसके बाद मैं आपको छठवां सवाल बता रहा हूँ। छठवां सवाल है आपका पहले का छठवां। देखिए पहला छठवां सवाल है x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर। देखिए आपका छठवां सवाल है x² प्लस 3x प्लस 1 अब बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए ये क्या है, ये भी क्या है, आपका बीजगणितीय समीकरण है। क्योंकि बीजगणितीय समीकरण ही कहता है कि जब एक बीजगणितीय क्या है, आपका बीजगणितीय समीकरण है। क्या क्यों है, क्योंकि आप जानते हो, मैंने आपको बताया है कि जब एक बीजगणितीय व्यंजक शून्य या अन्य किसी बीजगणितीय व्यंजक के बराबर होता है उसे हम क्या करते हैं, बीजगणितीय समीकरण कहते हैं। तो ये बीजगणितीय समीकरण है। आपको पता लगाना है कि ये जो बीजगणितीय समीकरण दिया हुआ है क्या यह द्विघात समीकरण है। तो इसके लिए दो ऑप्शन है। पहला क्या है, दो तरह से हम इसको कह सकते हैं कि जैसे पहले इसको हम हल करें, अरे लाने का प्रयास करें, मतलब इसको हल करके हम द्विघात का जो मानक समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का लाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है। और नहीं तो क्या करें, इसको हल करके इस समीकरण को हल कर ले। और इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं कि जब इसको हल करने के बाद हम देखें कि इस द्विघात समीकरण में जो चर का अधिकतम पावर और 2 है, उसे क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण भी कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और उस तरह आप द्विघात के मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके भी इसको आप कह सकते हो कि द्विघात समीकरण है। चलिए इसको क्या कीजिए, हल कीजिए। तो क्या हो गया यहाँ पे x² प्लस 3x प्लस 1। आज ये यहाँ क्या है, x माइनस 2 a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। आप जानते हो a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। क्या हो गया आपका x² प्लस 4 माइनस 2ab क्या हो जाएगा, माइनस 4x। अब इसको x² प्लस 3x प्लस 1, अब इसको क्या करते हैं, इधर पंचांतर कर लेते हैं। क्या होगा आपका, तो ये इधर पंचांतर करेंगे, क्या हो जाएगा आपका, ये जो दाएं वाला बराबर चिन्ह जो दाएं है, इसको हम क्या करेंगे, पंचांतर करके बाएं लाएंगे।
बाएं मिलाते हैं तो यह प्लस एक्स स्क्वायर है, जब यह बाएं आएगा पक्षांतर का बाएं आएगा तो यह जगह माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है आपका -4, या -4x है, क्या हो जाएगा आपका ये +4x होगा। अब बचेगा क्या आपका 0। कुछ नहीं बचा। जब ये टर्म इधर चले आया, या पूरा 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 पक्षांतर ऊपर इधर आ गया तो बचा क्या वहाँ पे 0 बचा। अब इसको देखिए x स्क्वायर -x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखिए 3x + 4x क्या हो गया आपका +3x और +4x 7x हो गया आपका 7x हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखिए +1 है, यहाँ पे -4 है, कितना बचा आपका, तो देखिए -4 और +1 कितना होगा आपका -3 बराबर 0। देखिए अब देखोगे यहाँ पे कि यह समीकरण, देखोगे इस समीकरण में देखिए क्या है, ये समीकरण है 7x - 3 बराबर 0। ये चूंकि यह बीजीय व्यंजक क्या है, इस यह बीजीय व्यंजक 0 के बराबर है, क्या हो गया यह समीकरण हो गया। तो देखिए ध्यान से देखिए इस बीजीय व्यंजक में जो चर का पावर है क्या है आपका 1 है। देखो इस समीकरण में चर का अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। हो गया, इस समीकरण में चर का अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हल हो गया। उसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन है, आपका है देखिए अगला क्वेश्चन था आपका है x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x कोष्टक में x² - 1, इसको भी हल कर लीजिएगा। आपका यहाँ पे a + b का होल क्यूब का जो फार्मूला है उसको यूज कीजिएगा, जो आपको पता है, आप 9th में पढ़ चुके हो। उसी तरह आपका 8वां सवाल है, आप ध्यान से देखिए x³ - 4x² - x + 1 बराबर x - 2 का होल क्यूब। ये क्या है, a - b का होल क्यूब, जो फार्मूला आपने a - b का होल क्यूब जो आपने 9th में फार्मूला पढ़ा है, तो उसी की सहायता से इसको हल कीजिएगा और उसके बाद आप पता लगाइएगा कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। कैसे क्या करना है आपको, इसको हल करने के बाद आपको देखना है या तो जो समीकरण प्राप्त होगा वो द्विघात का जो मानक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का हो, या दूसरे शब्द में कह सकते हो कि जो समीकरण हल करने के बाद अगर उसमें चर का अधिकतम घात आपका 2 है वो द्विघात समीकरण होगा, अर्थात चर का अधिकतम घात 2 नहीं है वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, अब हम आते हैं, आपसे मैंने पहले भी कहा था कि द्विघात जो समीकरण है उसकी सहायता से जीवन की विभिन्न समस्याओं को हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो उसका जो क्या करते हैं, द्विघात समीकरण की सहायता से जीवन की विभिन्न समस्याओं को हम हल करने का प्रयास करते हैं। आइए हम कुछ इबारती प्रश्नों की सहायता से इसको स्पष्ट किया जा सके। तो देखिए आपका इबारती प्रश्न है, ये जो इबारती प्रश्न है आपके दैनिक जीवन या वास्तविक जीवन से संबंधित है। जैसे मान लीजिए आप देखते हो कि दैनिक जीवन में आपको किसी भूखंड का क्षेत्रफल निकालना होता है, तो क्या आप निकालते हो, तो आप देखिए हम यहाँ क्या करेंगे कि जो क्षेत्रफल है उसे हम द्विघात समीकरण की सहायता से निकालने का प्रयास करेंगे। तो जैसे पहला सवाल है कि एक आयताकार, इसमें करना क्या है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। आपको इबारती प्रश्न की सहायता से सवाल दे दिया गया है, अब क्या करना है, उसको द्विघात समीकरण के रूप में आपको लिखना है। ठीक है, मतलब आपके दैनिक जीवन से संबंधित
वो समस्या है और उसे आपको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इसको व्यक्त किया जाए। सवाल है आपका, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्या है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। भूखंड हो गया ना, तो इसको आपको ये समस्या दैनिक जीवन की समस्या है जो दिया गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो इसे आपको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो लिखेंगे माना देखिए, जैसे जैसे आपका प्रश्न दिया है उसी प्रश्नानुसार हम काम कर रहे हैं। तो माना भूखंड का चौड़ाई क्या है? x मीटर है। ठीक है, दिया क्या है? देखिए प्रश्नानुसार क्या दिया है? प्रश्नानुसार दिया है लंबाई क्या दिया है? लंबाई बराबर क्या दिया है? चौड़ाई। देखिए लंबाई दिया है प्रश्नानुसार लंबाई चौड़ाई के दुगुने। चौड़ाई कितना है आपका? x। देखिए प्रश्नानुसार लंबाई दिया है, लंबाई दिया चौड़ाई के दुगुने। तो चौड़ाई यह है x, इसका दुगुने, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। ये क्या हो गया आपका? यह आपका लंबाई हो गया। लंबाई क्या थी? लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक थी। ये क्या हो गया? लंबाई। ये हो गया आपका। ठीक है, तो आप जानते हो, ठीक है ना? तो आप जानते, इसे क्या करना है? इसे अब क्या करना है आपको कि जो प्रॉब्लम दिया गया था इसे द्विघात समीकरण के रूप में आपको व्यक्त करना है। लिखेंगे हम जानते हैं भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे, जानते हो, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, तो भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? भूखंड का क्षेत्रफल ऑलरेडी किताब में दिया गया है। कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया है? आप 528 दिया हुआ है। लंबाई कितना है? लंबाई आपका है 2x+1 और चौड़ाई कितना है आपका चौड़ाई है आपका x है। अब इसको हल कीजिए, क्या हो जाएगा? 528 बराबर 2x का गुणा x में होगा, क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर और प्लस x का गुणा 1 में हुआ तो x। तो अब इसको हल कीजिए, क्या करते हैं? इसको पक्षांतर कर देते हैं। क्या हो गया आपका? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। देखिए जो प्रश्न था उसको हमने क्या किया? जो प्रश्न था उसको हमने एक समीकरण के रूप में लिख दिया। जो प्रश्न दिया गया था उसको हम किसमें लिखा है? उसको हमने एक समीकरण के रूप में लिख दिया है। अब हम जानते हैं कि यह जो समीकरण है ये किस रूप में है? ये समीकरण आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। तो यह किस रूप में है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। तो क्या हो गया? यह आपका द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, यही आपको पता करना था कि निम्न जो स्थितियों को द्विघात स्थितियां दी गई थी, आपको क्या करना था? इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था। स्थिति क्या थी? स्थिति आप यही थी कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो इसी चीज को आपको द्विघात स्थिति दी गई थी, इसी चीज को आपको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था। देखिए हमने इसको हल किया है, आज को हमने क्या किया? द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया है। ठीक है, तो क्या हो गया? द्विघात समीकरण के रूप में आपका व्यक्त हो गया। अब आप चाहो तो इसको देखिए क्या हो गया आपका? 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ये क्या हो गया? देखिए इसमें जो चर क्या है? x है। इस समीकरण में चर का अधिकतम पावर क्या है? आपका 2 है। तो द्विघात समीकरण हो गया। या दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, तो अतः द्विघात समीकरण हो गया।
तो यही जो स्थिति दी गई थी, इसे क्या करना था, आपको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था। और अब आप चाहो तो, अब आगे आप चाहो तो देखो यहाँ पर 2x² प्लस x माइनस 528, इसको एक द्विघात समीकरण जो दिया है, इस द्विघात समीकरण जो यहाँ पे दिया है, आप क्या कर सकते हो, इसको मध्य पद में बांटकर इसका गुणनखंड कर सकते हो। तो आप मध्य पद में बांटकर गुणनखंड करना आपने 9th में और 8वीं में आप सीख चुके हो, और 9th में बहुत सी समस्याओं को आपने हल किया था। तो आपको करना क्या है, ये द्विघात समीकरण का रूप आ गया। अब इसका मध्य पद में बांटकर इसको क्या करना है, आपको हल कर देना है, और इससे आपको x का मान आपको प्राप्त होगा। ठीक है, एक काम आप कर लीजिएगा, ये आप जानते हो, आपको बहुत बार बताया जा चुका है। ठीक है, ठीक। देखिए अब अगला क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो अब क्या करना है, दे दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। अब स्थिति दे दी गई, स्थिति क्या है, स्थिति यह है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। इस स्थिति को आपको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। किसमें लिखना है, द्विघात समीकरण के रूप में। तो माना दो क्रमागत धन पूर्णांक क्रमशः x तथा x प्लस 1 है, x प्लस 1 है। दिया क्या है, तो आपने मान लिया कि माना दो क्रमागत धन पूर्णांक क्या है, x तथा x प्लस 1 है। अब दे दिया है कि इनका धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो दिया है, क्या दिया है, दिया है कि इन धनात्मक धन पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। दिया है x और x प्लस 1 का जो गुणनफल है कितना है, 306 है। अब इसको हल कीजिए, क्या देगा, x से देखिए x है, x कोष्टक में है x प्लस 1 बराबर 306। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा आपका x² प्लस x बराबर 306। अब इसका करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, जो दायां वाला पक्ष है इसको बाएं पक्षांतर कर लेंगे, इसका हो जाएगा आपका x² प्लस x माइनस 306 हो गया। अब देखिए क्या है यह, देखिए यह जो है आपका द्विघात का जो समीकरण होता है, द्विघात का समीकरण क्या होता है आपका, ax² प्लस bx प्लस देखिए बराबर 0। देखिए जब आपने 306 को आपने बाएं पक्षांतर कर लिया, क्या बचा आपका x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, तो 306 बराबर 0। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये जो समीकरण है किस रूप का है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है। तो क्या हो गया, यह द्विघात समीकरण हो गया। या दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि यह जो बीजी व्यंजक है ये शून्य के बराबर है, तो बीजगणितीय समीकरण हो गया। यह जो बीजी व्यंजक शून्य के बराबर हो गया तो बीजगणितीय समीकरण हो गया। इस बीजी व्यंजक में चर क्या है, x है, तथा इस बीजी व्यंजक में जो चर का अधिकतम पावर है वो क्या है, 2 है। तो जब इसका अधिकतम पावर 2 है तो क्या हो गया, यह द्विघात समीकरण हो गया। तो आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि इस समीकरण में चर का अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि यह जो समीकरण है यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। यह क्या था, इस सवाल में क्वेश्चन नंबर आपका दिया था, दो स्थितियां दी गई थी, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमने मान लिया कि माना दो क्रमागत धन पूर्णांक क्रमशः x तथा x प्लस 1 है। दिया क्या था, यहाँ पे इन दोनों का गुणनफल कितना है, x और x प्लस 1 का जो गुणनफल है वो 306 है। तो आपको स्थिति दी गई थी, इसी स्थिति को आपको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना था। तो उसी
जो दिया था प्रश्नानुसार उसी के अनुसार हम चले हैं। दिया था आपका x और x प्लस 1 का गुणन कितना है 306 है। देखिए तो हमने क्या किया कि x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 306 प्रश्नानुसार दिया है। अब हमने इसको हल किया तो x का गुणा x में x स्क्वायर, x का गुणा 1 में x हो गया बराबर 306। हमने जो आपका दाएं पक्ष में 306 है इसका हमने पक्षांतर बाएं पक्ष में पक्षांतर कर लिया। क्या हुआ यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। जब ये पक्षांतर हुआ इधर आ गया, यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, शून्य बचा। तो देखिए तो यह किस रूप का है, यह आपका द्विघात का जो समीकरण है x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का रूप का है। अतः द्विघात समीकरण हो गया। या दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि यह जो बीजगणितीय समीकरण है इसमें चर का जो अधिकतम पावर है वह आपका 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो हमने देखिए उस स्थिति को हमने जो स्थिति दी गई थी उसे हमने द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। अब चाहो तो इस द्विघात समीकरण को आप गुणनखंड कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे आप, इसको मध्य पद में बांटकर मध्य पद में बांटकर इसे आसानी से आप गुणनखंड कर सकते हो। इस विधि को आपको 9th में बता दिया गया है, तो इसको घर पे बढ़कर आसानी से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। जो द्विघात समीकरण दिया है क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। कैसे करना है, इसको हम लोग मध्य पद में बांटकर इसका गुणनखंड आसानी से हम कर सकते हैं। अब मध्य पद में आपने बहुत से सवाल, आपने 9th में बहुत से सवाल आपने हल किया था, इसलिए आप इसे द्विघात समीकरण का गुणनखंड कैसे करेंगे, द्विघात समीकरण का जो गुणनखंड है जो आपको दिया गया है यहाँ पे, इसको हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड मध्य पद में बांट कर हम करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार आपका 2 सवाल आपका हल हो गया है। तीसरा सवाल है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इसको भी हल कर लीजिएगा। और उसके बाद आपका चौथा सवाल है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती है तो उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, हमें रेलगाड़ी का चाल ज्ञात करना है। इसको भी आप लोग घर पे 2 सवाल हम बता दिए हैं, आसानी से कीजिएगा। अब इसको नहीं आएगा तो हम बताएंगे, नेक्स्ट जो रहेगा उसको हम बताएंगे और उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।